इस बीच हम पहले ही अस्पताल पहुंच चुके थे। उस समय लू यीबेई दयनीय रूप से अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पैर पट्टियों से पूरी तरह मम्मी की तरह लिपटे हुए थे। श्यांग वान और लू छे उसे दुलारने के लिए उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। जैसे ही लू यीबेई ने अपनी माँ को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, ये सब लिन चेन नाम के उस निकम्मे की गलती है। उसने सचमुच मुझे मारने की कोशिश की। चिल्लाते हुए उसने मेज पर से पानी का गिलास उठाया और उसे फर्श पर जोर से पटक कर तोड़ दिया। आपको कोई अंदाजा नहीं है, जब उसने मुझे देखा तो उसकी नजर नफरत से इतनी भरी हुई थी। वो बहुत भयानक था। श्यांग वान उसे दिलासा देने के लिए दौड़ी। उसका चेहरा दर्द से विकृत था। ओह मेरे बच्चे, खुद को ऐसी स्थिति में मत डालो। ऐसे आदमी के लिए गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। उस लिन चेन को अभी थोड़ी देर में यहाँ अपना चेहरा दिखाने दो। मैं उसे तुरंत घुटनों के बल बैठने और तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगी। श्यांग वान ने सावधानी से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे अपने बेटे के हाथों में सरका दिया। यीबेई, यहाँ 1 मिलियन है जो मैं तुम्हारे पिता से हासिल करने में कामयाब रही। इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो। 1 मिलियन की रकम सुनकर लू यीबेई का चेहरा आखिरकार थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों की वो काली चमक गायब नहीं हुई थी। जलन से विकृत चेहरे के साथ उसने शिकायत की, माँ, उस लिन चेन की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? तीसरी युवा मिस को उसमें इतनी दिलचस्पी कैसे हो सकती है? उसने उसे पहाड़ी वाले विला में रहने की अनुमति भी दे दी। लिन चेन जैसा गंवार, वो कबाड़ तीसरी युवा मिस के बगल में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वो सम्मानजनक जगह मेरी होनी चाहिए थी। श्यांग वान अपने प्यारे बेटे को आश्वस्त करने के लिए दौड़ी। यीबेई, चिंता मत करो, माँ उस अदने से इंसान को वो सारी दौलत और शोहरत उगलने पर मजबूर कर देगी जो कानूनी तौर पर तुम्हारी है। उसके जैसे आदमी को इस सब का आनंद लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे लू परिवार के लिए सिर्फ एक मामूली नौकर बनने के लायक है, और वह भी अपनी बाकी जिंदगी के लिए। मैंने बिना किसी चेतावनी के कमरे का दरवाजा खोला और एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ दी। अच्छा, तो मिसेस लू के दिल में मैं हमेशा से सिर्फ एक मामूली नौकर ही रहा हूँ? श्यांग वान, जो अपने गुस्से के दौरे के बीच में थी, ने अचानक अपना सिर उठाया। मेरे पीछे आने वाली बर्फीली खूबसूरती को देखकर वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डर गई। एक पल के एक हिस्से में उसने अपने बूढ़े चेहरे पर बोलने की क्षमता खो दी। उसके चेहरे पर एक खींची हुई और बेहद शर्मिंदा मुस्कान उभर आई। अचेन, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। आओ आओ बैठो। उसने मेंग जियाओ की तरफ एक डरी हुई नजर डाली। तीसरी युवा मिस, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप भी बैठिए। मैंने तुरंत एक गहरा सदमा लगने का अंदाज अपनाया। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आपके दिल में आप मुझे हमेशा से एक गुलाम मानती थी। ये सुनना, ये मुझे बहुत दर्द देता है। श्यांग वान ने डर कर अपना सिर अपने कंधों में सिकोड़ लिया। वह हकलाते हुए माफी मांगने लगी। अचेन, तुम गलत सोच रहे हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपने खून पसीने की तरह प्यार किया है। मेरे लिए तुम्हारे और यीबेई के बीच कोई अंतर नहीं है। तो ये बात है, मुझे ऐसा ही शक था। मिसेस लू निस्संदेह दुनिया की सबसे न्यायप्रिय इंसान है। ये देखकर कि मैं कितना भोला था। श्यांग वान ने चुपके से राहत की सांस ली। मेज पर रखे बैंक कार्ड पर अपनी पैनी नजर टिकाते हुए मैंने एक झूठी जिज्ञासा के साथ पूछा, चूंकि आप मुझे अपना बेटा मानती हैं, तो यीबेई को 1 मिलियन क्यों मिले और मुझे कुछ भी नहीं? उन्हें रोती हुई आंखों से देखते हुए, क्या यह संभव है कि यह सारा स्नेह जिसके बारे में आप सालों से मुझसे बात करती रही हैं, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए झूठ का पुलिंदा मात्र हो? इन शब्दों पर श्यांग वान की आंखों में तिरस्कार की एक चमक कौंध गई। अपने हाथ मलते हुए शर्मिंदा अंदाज में, चेन, लेकिन माँ तुमसे झूठ कैसे बोल सकती है? ये कार्ड, माँ इसे कुछ दिनों में तुम्हें अपने हाथों से सौंप देगी, ठीक है? मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि वे इसे मुझे न देने के लिए दृढ़ थे। भले ही आप मेरे साथ अपने सगे बेटे जैसा व्यवहार न करें, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इसकी आदत है। मैंने पस्त अंदाज में अपना सिर झुका लिया। मेरे पीछे मेंग जियाओ का ऑरा और अधिक बर्फीला होता जा रहा था। श्यांग वान पर टिकी उसकी नजर भयानक रूप से ठंडी थी। यह देखकर लू यीबेई ने तुरंत बैंक कार्ड पर अपनी उंगलियों को भींच लिया। यीबेई, इसे छोड़ो। मेंग जियाओ की पैनी नजर ने श्यांग वान के रोंगटे खड़े कर दिए। खुद पर काबू पाते हुए उसने लू यीबेई के हाथों से कार्ड छीन लिया और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। चेन, माँ तुमसे सचमुच झूठ नहीं बोल रही है। बात बस इतनी है कि यीबेई इतनी गंभीर रूप से घायल है कि मैं चाहती थी कि वो पहले इसका इस्तेमाल करे, लेकिन चूंकि तुम इसे अभी चाहते हो तो माँ इसे तुम्हें देती है। लेकिन मैं वास्तव में उसके इस छोटे से नाटक से तंग आ चुका था। हर बार जब हम अजनबियों के सामने होते, वो हमेशा खुद को एक समर्पित और मर्मस्पर्शी माँ का पाखंडी रूप देने में कामयाब रहती थी। लेकिन जैसे ही हम लू परिवार के साम्राज्य में वापस जाते, एक बार दरवाजे बंद होने के बाद वो मुझे एक पूरा इंसान तक नहीं मानती थी। मैंने बस अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी अभिव्यक्ति के उस पतले बैंक कार्ड को पकड़ लिया। ये वाकई दयनीय था। उसने ऊंची आवाज में कहा कि ये मेरे लिए था, लेकिन उसकी उंगलियां कार्ड के किनारे को इतनी जोर से भींचे हुए थीं कि वह उसे छोड़ने से इनकार कर रही थी। अपनी नजर से श्यांग वान उस बदनसीब कार्ड में लगभग छेद ही कर देती। तो मैं आपकी इस महान उदारता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मिसेस लू। और उसकी आंखों के सामने मैंने कार्ड को अपनी जेब में सरका दिया। ये 1 मिलियन काफी लंबे समय तक लू परिवार के बटुए को दर्द देने वाला था। यही वह चीज थी जो मैं श्यांग वान और लू यीबेई के चेहरे पर देखना चाहता था। वह कब्जा जैसा चेहरा, जैसे उन्होंने अभी अभी एक मक्खी निगल ली हो और उसे बाहर उगलने में असमर्थ हो। और उम्मीद के मुताबिक अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ लू यीबेई गुस्से से
से कांप रहा था। उसकी उंगलियां उसकी चादरों के किनारे को कुचल रही थीं। मैंने लापरवाही से उसके बगल में रखी मेडिकल फाइल को उठा लिया। ये वास्तव में अफसोस की बात थी कि वह इतनी जल्दी आपातकालीन कक्ष में पहुंच गया। इसने उसे अपनी बाकी जिंदगी के लिए एक अपाहिज बनने से बचा लिया। रिपोर्ट पर हल्की चोटें शब्द पढ़ते ही निराशा की एक बड़ी लहर मुझ पर छा गई। वह वाकई बहुत आसानी से बच गया था। ओहो, हमारे बेचारे ईबेई की चोटें क्या इतनी गंभीर हैं? क्या उसे अपनी बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही बितानी पड़ेगी? मैं बेहद चिंतित होने का ढोंग करते हुए पास गया। लू ईबेई का चेहरा गहरा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी इस हालत का मुख्य जिम्मेदार यहाँ आकर अपनी बड़ाई करने और उससे पूछने का दुस्साहस करूंगा कि वो कैसा है। ये स्पष्ट रूप से घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। मेरा अंतिम लक्ष्य उसे गुस्से से मारना था। उस सटीक क्षण में वह केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा था। जैसे ही मेंग जियाओ अपनी पीठ घुमाएगी, मैं हर संभव साधन का उपयोग करूंगा ताकि लिन चेन नाम का यह निकम्मा मरने की भीख मांगे और फिर भी उसे मौत न मिले। देखो ईबेई, ये तुम्हारा बड़ा भाई है जिसने तुम्हारे लिए ये फूल चुनने के लिए विशेष रूप से कई जगहों का दौरा किया है। तुम्हें इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। जब लू ईबेई ने सफेद गुलदाउदी के उस चमकीले गुलदस्ते को साफ तौर पर देखा, उसका चेहरा अचानक कफन की तरह सफेद हो गया। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। अगर उन्होंने अतीत में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की थी तो मैं आज ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? तुम मुझे इस तरह के फूल देने की हिम्मत करते हो? लू यीबेई ने गुस्से से अपनी आंखें फैला दी, लेकिन चूंकि मेंग जियाओ वहाँ थी, उसने उसे खोलने की हिम्मत भी नहीं की। मेंग जियाओ करीब आई और लू यीबेई पर एक पैनी नजर डाली। उसके स्वर के रूखेपन ने ठंडी सिहरन पैदा कर दी। ये वो फूल थे जिन्हें एकेन ने अपने हाथों से खरीदा था। क्या तुम इन्हें पसंद नहीं करती? फिर भी ये एक नाजुक तोहफा है जिसे उसने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हें किस हक से ये पसंद नहीं आ रहा? शांग हुआन का चेहरा पीला पड़ गया और वह बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यीबेई इन्हें बहुत पसंद करता है। सचमुच धन्यवाद एकेन। अपने मन में मुझे ये स्थिति बेहद व्यंग्यात्मक लग रही थी। लू यीबेई गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वह अपने दांतों के बीच से केवल कुछ शब्द ही निकाल पाया। तो फिर इस नाजुक तोहफे के लिए धन्यवाद बड़े भाई। मैंने ठंडेपन से अपनी नजरें जमा दी। मेरे सामने ये दो कलाकार थे जिनकी आंखों में गर्मजोशी का नामो निशान नहीं था। कर्म का यह छोटा सा पलटवार तो बस शुरुआत है। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए जो लपटों से विकृत हो गई थी, एक कार दुर्घटना का शिकार होकर जिसने अंत में गिरते हुए उस महिला को भी अपने साथ ले लिया जो मुझे मरते दम तक प्यार करती थी। खून का यह कर्ज मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरा चेहरा काला पड़ गया, लगभग खूंखार हो गया। मेंग शियाओ ने मेरी इस प्रतिक्रिया को बड़ी बारीकी से पकड़ लिया था। ये भांपते हुए कि कुछ ठीक नहीं है, उसने एक कदम बढ़ाया और एक ही समय में कोमल और दृढ़ भाव से मेरा हाथ थाम लिया। मेरे बगल में मौजूद उस इंसान की कोमलता ने तुरंत मेरे दिल के अंधेरे को दूर कर दिया। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला, मेंग शियाओ की तरफ देखते हुए जिसकी आंखों में चिंता भरी थी। मैंने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और उससे फुसफुसाया कि सब कुछ ठीक है। शियाओ, मैं यहाँ कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे एक निजी काम निपटाना है। तुम अभी के लिए बाहर मेरा इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। लू परिवार की यह पुरानी दुश्मनी, एकेन को खुद ही इसे संभालना होगा ताकि इसे सही ढंग से पूरा किया जा सके। वह अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हुई और मेरे कान में फुसफुसाई, अपने आप पर बिल्कुल भी हावी मत होने देना, थोड़ा सा भी नहीं, समझ गए? मैंने सिर हिला दिया और जैसे ही मेंग शियाओ की आकृति दरवाजे से गायब हुई और कमरे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं बचा, शांग हुआन ने आखिरकार अपना पाखंड का मुखौटा उतार फेंका। लू चेन, नीच इंसान, अभी के अभी ये बैंक कार्ड यीबेई को वापस करो, ये उसका है। तुम्हारे जैसा तुच्छ व्यक्ति इस पैसे के लायक नहीं है। सबसे बढ़कर नाराज मत हो। मेरे भाई का इरादा निश्चित रूप से इसे मुझसे जानबूझकर छीनने का नहीं रहा होगा। बड़े भाई, इसे बुरा मत मानो। जब पापा इस समय अपने बड़े कारोबार को संभालना खत्म कर लेंगे तो वो निश्चित रूप से तुम्हें भी कुछ पॉकेट मनी देंगे। माटिल्डे ने झूठी उदारता के लहजे में कहा। मैं तुरंत जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। मेरे प्यारे छोटे भाई की एक्टिंग पिछले 10 सालों से हमेशा की तरह लाजवाब है। ये सचमुच अवाक कर देने वाली है। मेरे इस असामान्य रूप से विद्रोही रवैये को देखकर लू यीबेई ने आखिरकार अपना आपा खो दिया। बड़े भाई, मम्मी को परेशान करना बंद करो और मुझे वह कार्ड अभी के अभी वापस करो। तुम्हें ये कार्ड चाहिए? तुम दिन में सपने देख रहे हो। उनके चेहरों को देखते हुए जो एक ही समय में क्षुद्र और लालची लग रहे थे, मैं मन ही मन उपहास कर रहा था। आज मैं विशेष रूप से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने आया हूँ, तुम्हारी और तुम्हारी प्यारी छोटी मम्मी की। अभी कुछ देर पहले तीसरी युवा महिला ने अपनी आंखों से देखा है कि कार्ड मेरे हाथों में था। अगर मैं इसे अभी तुम्हें वापस कर दूं और तीसरी युवा महिला मुझसे बाद में पूछे कि यह कहाँ गया, तो मुझे उसे क्या जवाब देना चाहिए? बताओ। ये सुनकर शांग माँ काफी देर तक अवाक रह गई और उसे अपना गुस्सा थूकने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे बढ़त देने के लिए मजबूर होकर उसके पास अचानक विषय बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपना आक्रामक लहजा वापस लाते हुए वो मुझ पर चिल्लाने लगी। यीबेई के पैर की चोट, ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। बिना दिल के छोटे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे बेटे को चोट पहुंचाने की? मैंने उसके बदसूरत चेहरे को देखने के लिए
आंखें खोलने तक की जहमत नहीं उठाई। मैंने बस बिस्तर पर लेटे हुए आदमी को लापरवाही से थपथपाया। यीबे, क्या तुम हर कीमत पर बांध छान के विला में नहीं घुसना चाहते थे? लू यीबे का पूरा शरीर कांप रहा था, जो चिंता से खाया जा रहा था। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, तो फिर तीसरी युवा महिला ने आखिरकार मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? मैंने उस पर एक बर्फीली नजर डाली। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तीसरी युवा महिला अपने दिल की गहराइयों से तुमसे नफरत करती है। इस स्तर की घृणा के सामने तुम क्या चाहते हो कि मेरे जैसा कोई अजनबी वहाँ क्या करे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कहीं से आया हुआ एक मूर्ख चूहा जिससे घृणा की जाती है, मैं उसका गला मरोड़कर उसे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ? लू यीबे की आंखें फटी की फटी रह गईं, जो स्पष्ट रूप से गुस्से के विस्फोट के कगार पर था। अपने प्यारे बेटे को इस तरह का अपमान सहते देख शांग हुआन एक पागल कुतिया की तरह चिल्लाने लगी। कोई बात नहीं, अगर यीबे घायल हुआ है तो ये तुम्हारी गलती है। अभी के अभी घुटनों के बल बैठो और माफी मांगने के लिए साष्टांग प्रणाम करो। वह गुस्से में मुझे बद्दुआएं देती रही। ये उम्मीद भी मत करना कि तुम मुझे जमीन पर कील की तरह गाड़ सकोगे। ठीक उसी समय जब उसका गंदा हाथ मुझे छूने ही वाला था, मैं घूमा और उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने उसे हिंसक रूप से पीछे धकेल दिया और वह जमीन पर गिरने से पहले 5 मीटर दूर जाकर गिरी। यह देखकर लू यीबे ने मुझ पर हमला करने के लिए भारी पट्टियों से ढके अपने टूटे हुए पैर के साथ खुद को खींचने की हिम्मत की, लेकिन इससे पहले कि वह मुंह तक पहुंच पाता, मैंने मजबूती से उसकी बांह पकड़ ली। घुटनों के बल बैठो, माफी मांगो। चूंकि तुम इतना तमाशा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम ढूंढ रहे हो। मैं धीरे से उसकी ओर झुका। लू यीबे, इतनी जल्दी में मत रहो। जो कर्ज तुमने इकट्ठा किए हैं उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए सिर्फ एक पिटाई काफी नहीं होगी। मैंने आखिरकार उस दम घोटने वाले और भारी अस्पताल के कमरे को छोड़ दिया और मैं शांति से बाहर निकल आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेंग शियाओ कार के पास मेरा इंतजार कर रही थी और हर राहगीर को ध्यान से देख रही थी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि क्यों। वो डर रही थी कि मैं वहाँ अंदर अकेले ही किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं या फिर पलक झपकते ही मैं फिर से चुपके से भाग न जाऊं। उसने अनंत काल तक मेरा इंतजार किया था, केवल मेरी आकृति को बड़े दरवाजों को पार करते हुए देखने पर ही। उसका दिल, जो अब तक चिंता से दबा हुआ था, आखिरकार शांत हो सका। बेहद चिंतित होकर उसने बेहद सावधानी से सिर से पैर तक मेरा निरीक्षण किया। मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए जल्दी से उसके कंधों से पकड़ लिया। शांत हो जाओ, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई है। आखिरकार जिन्होंने वास्तव में एक बुरा समय बिताया है वह तो वो टोली होनी चाहिए जिसे हम अस्पताल के कमरे में छोड़ आए हैं। श्याओ श्याओ, चलो जल्दी घर चलें। मेंग शियाओ ने मुझे देखा। उसकी आंखें नासमझी से भरी थीं। वो बोलने में काफी देर तक हिचकिचाई। श्याओ श्याओ, आज मैंने आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली। लू परिवार से 1 मिलियन ऐंठने में मैंने बैंक कार्ड निकालते हुए शेखी बघारी। मेंग शियाओ मुझे आंखों में पैसे की चमक ली देखते हुए थोड़ा करीब आई। एक आधी मजेदार और आधी उत्सुक मुस्कान के साथ उसने पूछा, तुम्हें यह इतना पसंद है? ये तो बहुत भौतिकवादी है। मैंने अनैच्छिक रूप से सिर हिला दिया। आखिरकार बहुत अमीर होने की शिकायत कौन करेगा? जाहिर है, जैसा कि वे कहते हैं, जितना अधिक हो उतना ही बेहतर है। लेकिन इस बारे में दोबारा सोचते हुए इसे सीधे स्वीकार करना, इसमें थोड़े क्लास की कमी थी। इसलिए मैंने जल्दी से अपने होंठ सिकोड़े और थोड़ा अधिक काव्यात्मक बहाना बनाने का निश्चय किया। असल में ऐसा नहीं है कि मैं लालची हूँ। बात बस इतनी है कि मैं बस एक गर्मजोशी भरा घर देना चाहता हूँ। इन सभी छोटे बेघर नोटों को मैंने उसे पूरी गंभीरता से देखा। मेंग शियाओ अपनी हंसी को दबाने से खुद को नहीं रोक सकी। यह लड़की सचमुच गंभीरता से सोचने लगी थी। चूंकि आचेन को पैसे से इतना प्यार है और मैं लाखों की मालकिन हूँ, क्या आचेन मुझसे थोड़ा और प्यार करेगा इसी बहाने? क्या यह साबित करता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं? बिना इसके एहसास हुए दोपहर ढल चुकी थी। गोधूली बेला ने पूरे विला को एक सुनहरी रोशनी से नहला दिया था। मेंग शियाओ ने कमरे का दरवाजा धकेला, हाथ में एक ब्लैक वीआईपी कार्ड लिए जो सत्ता का सच्चा प्रतीक था। मैंने तुरंत उस छोटे से काले प्लास्टिक के टुकड़े को पहचान लिया। इससे मुझे एक पुरानी जानी पहचानी सी अनुभूति भी हुई। ये छोटा सा खजाना, क्या ये सचमुच मेरे लिए है? मुझे ऐसा करते देख मेंग शियाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। थोड़ा घबराकर उसने अपनी नजरें घुमा ली और सिर हिलाया। वह आकर बिस्तर के किनारे बैठ गई, बिल्कुल अकड़ कर। मैं फुर्ती से उसके पास गया और मैंने उस युवती को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इतनी प्यारी हो रही हो? जब से हम पहाड़ियों की ढलान पर बने इस विला में वापस आए हैं, मेरी पुनर्जन्म की रात की घटना को छोड़कर हम दोनों कभी भी इतने करीब नहीं रहे थे। और अब इस तरह बिना किसी चेतावनी के खुद को मेरी बाहों में झोंक देना, इसने मेंग शियाओ को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया। वह जो आमतौर पर इतनी ठंडी और दूर रहने वाली है। मेरी तीसरी मदाम सचमुच बहुत उदार है। मुझे एक ही बार में इतनी पॉकेट मनी दे देना, इतनी शानदार होने के अलावा इस सपनों जैसी आकृति, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये बिल्कुल मेरी पसंद की महिला है। मेंग शियाओ को फिर भी लगा कि मेरी तारीफों में कुछ अजीब सा था। उसने मन ही मन खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की। आचेन हमेशा से कितना मासूम और समझदार रहा है। वो निश्चित रूप से इन शब्दों के साथ उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, है ना? मैंने उस पूरी तरह से झेपी हुई महिला पर एक विवेकपूर्ण नजर डाली और मैं बेसब्री से उबल रहा था। वो इस जीवन में खुद पर इतना नियंत्रण कैसे रख लेती है? मुझे ये मत बताना कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं उसे पिघला नहीं पा रहा हूँ। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी की वही भावुक महिला होती तो वो बहुत पहले ही मुझ पर कूद पड़ी होती। असंभव है कि वो अब की तरह एक सयानी लड़की का नाटक
करे। मेरी पुनर्जन्म के ठीक बाद की उस दीवानगी भरी रात के अलावा हाल के दिनों में वो हर दिन कायदे से रहती है। एक भी छोटा सा अनुचित व्यवहार नहीं। मैं सचमुच आश्चर्यचकित होने लगा हूँ कि कहीं उसका चरित्र पूरी तरह से तो नहीं बदल गया है। मेरी दाहिनी बांह उसके कंधों के चारों ओर मजबूती से लिपटी रही। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाने की, लेकिन मैंने अचानक अपनी पकड़ और कस ली। उस अचानक हुई हलचल से उसकी सुंदर छोटी पोशाक थोड़ी सी खिसक गई। पट्टी धीरे से एक छोटा सेंटीमीटर नीचे सरक गई। सन्नाटे में अब हमारी थोड़ी तेज होती सांसों के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। मेंग शियाओ ने अपने थोड़े मुड़े हुए कपड़ों पर नजरें झुकाई, फिर अचानक अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। लालसा से भरी आंखें, उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसकी घबराई हुई आंखें इधर उधर भागने लगी। मैंने उसके लाल होते गालों और उसकी लंबी कांपती हुई पलकों को देखा। मेरा दिल बैठ गया। ये वह नहीं है जो मुझे लुभा रही है, बल्कि ये मैं हूँ जो उसके करीब जाने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। वह शांति और कोमलता जिसे मैं अब तक बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, तार तार हो गई। भागो मत। मेरी आवाज गहरी है, फटी हुई है, एक ऐसी ताकत के साथ जो किसी भी इनकार को स्वीकार नहीं करती। हम पहले से ही बिस्तर के किनारे एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हैं। हमारे बीच की दूरी नगण्य है। इस पल हमारे चेहरे लगभग एक दूसरे को छू रहे हैं। तनाव तुरंत अपने चरम पर पहुंच जाता है। वह पूरी तरह से जम जाती है। उसके कान गहरे लाल हो जाते हैं। उसकी कांपती हुई उंगलियां उसकी पोशाक को जकड़ लेती हैं। एक ही समय में शर्मिंदा और घबराई हुई वह मुझे पीछे धकेलने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो मुझसे बचने के लिए थोड़ा पीछे झुकती है, लेकिन मैं धीरे से उसकी पीठ के निचले हिस्से को थाम लेता हूँ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और मेरा भी। ये लंबा इंतजार, ये संदेहास्पद माहौल जो चेहरे को लाल कर देता है और दिल को धड़का देता है, आखिरकार इस पल में फूट पड़ता है। ये भावना जिसका इतनी लंबी प्रतीक्षा थी, इतनी रोमांचक है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं उत्साह से चिल्ला रही हूँ। मैं मंत्रमुग्ध होकर मेंग शियाओ को देखता हूँ जो मेरे इतने करीब है। उसके गाल थोड़े गुलाबी हैं, उसकी नजर कोमल है जिसमें घबराहट की झलक है। मैं अपना सिर थोड़ा झुकाता हूँ और उसके करीब आता हूँ, धीरे धीरे उसे चूमने के लिए तैयार। लेकिन हमारे होंठ आपस में छूने से ठीक एक सेकंड पहले मेंग शियाओ घबराहट में कंबल पकड़ लेती है और उसे हमारे बीच खींच लेती है। उसकी आवाज कांपती है, थोड़ी झिझकती हुई। आशेन, तुम्हें सो जाना चाहिए। वह थोड़ा रुकती है। मुझे पता है कि तुम थोड़ी देर पहले ऐसा नहीं चाहते थे। मैं झटके से अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं पूरी तरह से निराश हूँ। उसे किसने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता था? मैंने तो साफ तौर पर जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश की थी। मैं उसे चूमना चाहता था, मैं उसे रिझाना चाहता था। मैं उसकी परछाई को देखता हूँ क्योंकि वह नंगे पैर बाथरूम की तरफ जा रही है। इस नाकाम फ्लर्टिंग के प्रयास के बाद मेरी नजर हताशा और कड़वाहट से भरी है। मैंने इतने लंबे समय तक इसके लिए जमीन तैयार की थी और देखो वो मुझे फिर से पीछे धकेल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हताशा से फट पड़ूंगा। मेंग शियाओ बाथरूम में जाती है और अपनी आंखें नीचे कर लेती है। उसके गाल थोड़े गर्म हैं। अपनी थोड़ी मुड़ी तुड़ी पोशाक को देखकर वो धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ती है। बात बस इतनी है कि अशेन मेरे थोड़ा करीब आ गया था, बस इतना ही, और मेरा दिल इस तरह धड़कने लगा। अशेन के सामने मैं कभी खुद को रोक नहीं पाई। भले ही अतीत में वो मुझसे दूरी बनाकर रहता था, मैं पहले से ही उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित थी। तो अब की तो बात ही क्या, जब उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही हूँ। जो अभी अभी हुआ उसके बारे में सोचते हुए उसके लाल होठों पर न चाहते हुए भी एक मुस्कान उभर आती है। जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो उसने अपना वही पुराना ठंडा और दूर रहने वाला अंदाज वापस पा लिया है। जैसे ही वह रजाई के अंदर आती है मैं उसकी तरफ मुड़ जाता हूँ। मैं उसे अपने पास कसकर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मेरा सीना उसकी पीठ से सटा हुआ है। मेरा हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी कमर को थाम लेता है। मुझे नहीं पता कि कब से मुझे उसे अपनी बाहों में कसकर सोने की आदत हो गई है। केवल तभी जब वो मेरे साथ होती है मैं आखिरकार खुद को शांत महसूस करता हूँ। पहले मैं इस तरह कभी किसी पर निर्भर नहीं था, लेकिन अब मेरा मन बस यही करता है कि उसे अपनी बाहों में थामे रखूं और कभी न छोड़ूं। मेंग शियाओ का शरीर पहले थोड़ा सख्त हुआ, फिर धीरे से ढीला पड़ गया। मुझे खुद को थामने देते हुए उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से मेरी बाह को थपथपाया। उसने एक कोमल आवाज में फुसफुसाया, लेकिन उसमें एक निर्विवाद अधिकार की भावना थी। अशेन, तुम्हारे लिए इसी में भलाई है कि तुम मुझे छोड़ने के बारे में कभी न सोचो। एक दिन मैं अपने फोन की घंटी से जागा। मुझे एक मैसेज मिला था, अशेन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। जियांग जियांग। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये उस बदतमीज लड़की का मैसेज था। अशेन डरो मत, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दूंगी। मेंग शियाओ एक असली राक्षस है, तुम उससे बच निकलने में कामयाब हो जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। मेरे मुंह से एक छोटी सी व्यंग्यात्मक हंसी निकल गई। दिखने में तो ये लड़की मुझे रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हकीकत में वो काफी समय से ये बेई के साथ सो रही है। कितनी घिनौनी बात है। आज रात मुझे एयरपोर्ट पर मिलो, मैं तुम्हें वांग चेंग से दूर ले जाऊंगी, मेंग शियाओ की उस डायन से दूर। इस आखिरी मैसेज को पढ़ने के बाद
बाद मैंने तुरंत ही उस लड़की को अपने सभी कॉन्टैक्ट से ब्लॉक कर दिया। जियांग जियांग से हिसाब चुकता करने का ये सही समय नहीं है। तीसरी, मिस अभी भी मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती हैं। अगर मैं अभी उस लड़की से मिलने गया तो इससे वह नाराज हो जाएगी और मैं मेंग शियाओ को फिर कभी निराश नहीं करना चाहता। मैंने मेंग शियाओ का नंबर डायल किया। मैं उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब था। मीटिंग रूम में अचानक एक घंटी बजी जिसने उस समय के बेहद गंभीर माहौल को भंग कर दिया। तीसरी मिस, क्या ये आपका फोन है? असिस्टेंट ने सावधानी से फुसफुसाया। मेंग शियाओ बीच में बैठी थी, एक रिपोर्ट के बीच में, और उसने अपना फोन अपनी असिस्टेंट को दे रखा था। काट दो। मेंग शियाओ ने अपनी असिस्टेंट की तरफ एक झुंझलाहट भरी नजर डाली। ये मिस्टर लिंग शेन का फोन है। तीसरी मिस, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? असिस्टेंट ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। मेंग शियाओ ने फोन ले लिया और लाइन के दूसरी तरफ से मेरी आवाज गूंजी। शियाओ शियाओ, क्या तुम अभी व्यस्त हो? मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? उम्मीद है व्यस्त नहीं हूँ। तो क्या वहाँ तुम्हारे साथ कोई और नहीं है अभी? मैंने जानबूझकर थोड़ी भारी आवाज में पूछा। मेरी मीठी आवाज सुनकर मेंग शियाओ मुस्कुराई। नहीं, कोई नहीं। आसपास के शेयरधारक सोच रहे थे, क्या हमारी कोई अहमियत ही नहीं है या क्या? मेंग शियाओ को ये कहते सुनकर कि वो अकेली है, मुझे बहुत राहत मिली। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं आज मॉल जाऊंगा तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस खरीदने, ठीक है? कल रात वाली ड्रेस मैंने फाड़ दी थी, है ना? मैं आज तुम्हें बिल्कुल नई ड्रेस उपहार में दूंगा। मैं इसे थोड़ी देर में ले लूंगा। मेंग शियाओ ने धीरे से जवाब दिया। उसके होठों के कोने एक हल्की, लगभग न दिखने वाली मुस्कान में फैल गए। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने बैग लेकर मॉल से बाहर आ रहा था, तभी अचानक एक साया मेरी तरफ लपका। अशेन, आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया। जियांग जियांग सीधे मेरी बाहों में कूद गई, लेकिन मैंने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। जियांग जियांग, मुझसे इस तरह लिपटना बंद करो। मैंने खुद को उस घृणा से शांत करने के लिए एक ठंडी लंबी सांस ली जो मुझ पर हावी हो रही थी, वरना मुझे सच में डर था कि मैं इस लड़की को सरेआम खत्म न कर दूं। जियांग जियांग अचानक अधीर हो गई। लिंग शेन, क्या तुम्हारा नखरा खत्म हुआ? हाँ, जब तक मैं अभी भी तमीज से पेश आ रही हूँ, जल्दी करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मेंग शियाओ से भागने में मदद करूंगी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं मेंग शियाओ से क्यों भागना चाहूंगा? वो मेरे साथ कितनी परफेक्ट है। मुझे हमेशा के लिए उसी के पास रहना चाहिए। जियांग जियांग ने अहंकार से कहा। लिंग शेन, क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें कैद कर रखा है या क्या? इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करती है। मैंने उसकी तरफ एक घृणित नजर डाली, जैसे मैं किसी मामूली कचरे के डिब्बे को देख रहा हूँ। क्या तुम मेरे भाई के साथ नहीं सो रही हो? गलती से दफा हो जाओ। तुम मुझे बीमार करती हो। तुम सच में एक गंदी लड़की हो। ईबेई और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम इसके बारे में दोबारा झूठ बोलोगे तो मैं सच में बहुत नाराज हो जाऊंगी। जियांग जियांग ने आगे कहा। अपने नखरे दिखाना बंद करो। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मेंग परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा ले लो और हम आज रात यहाँ से निकलने के लिए हवाई जहाज के टिकट खरीद लेंगे। जाहिर है उसका असली घटिया स्वभाव अब बाहर आने लगा था। मैंने अपनी जीभ से नाखुशी की आवाज निकाली। क्या करूं? मेरा तो उससे मिलने जाने का बहुत मन है। क्या तुम नहीं जानते कि मेंग शियाओ एक साइकोपैथ है? वो किसी भी समय हिंसक हो सकता है और किसी की जान ले सकता है अगर तुम उसके साथ रहे तो। चटाक, 5 उंगलियों के निशान तुरंत उस लड़की के गाल पर उभर आए। मैंने अपनी एक भौहा उठाई, बिल्कुल शांत। लिंग शेन, एहसान फरामोश मत बनो। जब मेंग शियाओ तुम्हें जान से मार देगा तो तुम्हारी लाश उठाने के लिए भी कोई नहीं होगा। जियांग जियांग ने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा। उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। अगर तुम अभी मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हें अपना छोटा पिल्ला बनाकर रखने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मेंग शियाओ के हाथों तड़प तड़प कर मरने के लिए अकेला छोड़ दूंगी। इस धमकियों की बौछार के सामने मैंने विनम्र होने का नाटक किया। शियांग शियांग, मैं तो बस ये टेस्ट करना चाहता था कि मेरे लिए तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं या नहीं। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैंने जियांग जियांग को एक ठंडी नजर से देखा। कुछ लोग सच में मरने के लिए उतावले होते हैं, उन्हें रोकना असंभव है। क्योंकि बात ऐसी है तो मैं उसे ये खुशी दूंगा और उसकी कब्र खुद खोदूंगा। जियांग जियांग ने गर्व से अपनी नाक सिकोड़ी। लिंग शेन, अपनी औकात में रहो। सड़क के उन गुंडों की तरह बर्ताव मत करो। मुझे इस तरह के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बिना किसी भाव के अपनी भौं उठाई, कोई जवाब दिए बिना, ये नाटक करते हुए कि मैंने सबक सीख लिया है। मैं जियांग जियांग के साथ कार में बैठ गया। हिलविला। मेंग शियाओ ने अपना काम उम्मीद से पहले खत्म कर लिया था और वह घर लौटने की जल्दी में थी, लेकिन जब वह पहुंची तो उसने मुझे वहां नहीं पाया। मम्मा शेन ने उससे बताया, युवा मालिक चेन आज दोपहर बाहर गए हैं। ये सोचते हुए कि मैं अभी भी मॉल में हूँ, मेंग शियाओ सोफे पर बैठकर मेरा इंतजार करने लगी। 30 मिनट बीत गए और मैं अभी भी वापस नहीं आया था। इसके बजाय एक नौकर उसके लिए एक लिफाफा लेकर आया। ये किसके लिए है? मेंग शियाओ ने नौकर के हाथ में लिफाफे को देखा। एक अशुभ एहसास उस पर हावी हो गया। इसे मुझे दो। मेंग शियाओ ने लिफाफा लिया और उसके अंदर की चीजें बाहर निकाली। जैसे ही उसने इसे देखा उसकी नजर ठहर गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वहाँ कई तस्वीरें थीं। जियांग जियांग सामने खड़ी थी और मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने फिर से उस कुलटा को देखा था और वो उसे देखकर मुस्कुरा भी रहा था, जबकि उसने मुझसे वादा किया था कि वह जियांग जियांग को दोबारा कभी नहीं देखेगा। तो ये सब सिर्फ झूठ था। लिफाफे में मैसेज के कुछ स्क्रीनशॉट भी थे। सबसे चौंकाने वाले मैसेज में लिखा था, आज रात मुझे एयरपोर्ट पर मिलो, मैं तुम्हें वांगचेंग से दूर ले जाऊंगी। हम मेंग शियाओ के इस राक्षस से दूर भाग जाएंगे। चेन फिर
से भाग गया है। तुम फिर से भागने की सोच रहे हो। अचेन, तुमने मुझसे थोड़ा और लंबा झूठ क्यों नहीं बोला? तुमने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ क्यों नहीं बोला? मेंग शियाओ ने उस तस्वीर को टुकड़ों में मसल दिया जो उसने पकड़ रखी थी। उसकी आंखों की वो लाल चमक किसी को भी कंपकंपी छुड़ा सकती थी। अचानक उसने गहरे लाल खून की एक उल्टी की। एयरपोर्ट चलो, उसे वापस लाओ, अगर जरूरत पड़े तो जबरदस्ती करो। दूसरी तरफ कार में सिर्फ जियांग और मैं थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति कितना खतरनाक है। अशेन, तुम्हें बहुत पहले ही इतना आज्ञाकारी हो जाना चाहिए था। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि मैंने अपना हाथ घुमाकर उसकी ठुड्डी के नीचे एक ठंडी ब्लेड टिका दी। लिंगशेन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैंने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसे थोड़ा और दबाते हुए उसकी त्वचा से निकलने वाला वो लाल खून चकाचौंध करने वाला था। और अजीब बात यह थी कि यह नजारा मुझे और अधिक उत्साहित कर रहा था। सीधे बैठो, चिल्लाओ मत, वरना तुम दूसरी दुनिया में बहुत जल्दी पहुंच जाओगी। इस कार का इंसुलेशन बहुत ही बढ़िया है। बाहर से कोई भी ये नहीं देख सकता और न ही सुन सकता है कि यहाँ अंदर क्या चल रहा है। ये पूरी शांति के साथ तुम्हारी खबर लेने के लिए बिल्कुल सही जगह है। चांग छांग ने निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद नहीं की होगी कि उसके साथ क्या होने वाला था। इस ब्लेड को तुरंत नीचे रखो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो कुछ भी हुआ मैं सब भूल जाऊंगी। मैंने एक हल्की सी बर्फीली हंसी छोड़ दी। जो कुछ भी हुआ सब भूल जाऊं, है? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। फिर भी तुम कहती थी कि मैं तुम्हारा प्यारा छोटा फरिश्ता हूँ। मेरी पूरी तरह से बदली हुई आवाज को सुनकर छांग छांग को आखिरकार समझ आ गया कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। उसके पैर पत्तों की तरह कांप रहे थे। नहीं, मुझसे गलती हुई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे दूसरों के साथ नहीं घूमना चाहिए था। मुझे तुम्हारे छोटे भाई को नहीं फंसाना चाहिए था। मैंने अपने दांत भींचते हुए अपने शब्दों को बाहर निकाला। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने तीसरी मिस को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। मैंने उसे दर्द से तड़पते हुए देखा। उसका अंदाज पूरी तरह से लापरवाह था, जिसमें लगभग एक ढीठपन भरी सहजता थी। इस कीड़े का खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था। आखिरकार थोड़ी राहत मिली। बानचांग विला में कबीले के मुखिया मेंग बेहद जल्दबाजी में पहुंचे। वे अपने साथ लगभग 10 नामी डॉक्टरों को लेकर आए थे, जिनके पीछे पीछे दर्जनों अंगरक्षक भी मुस्तैदी से चल रहे थे। मालिक, आप आखिरकार आ गए। तीसरी मिस को फिर से दौरा पड़ा है। उनकी हालत पिछली बार से भी ज्यादा गंभीर लग रही है। कबीले के मुखिया मेंग को देखकर मुख्य नौकर जांग को ऐसा लगा मानो उन्होंने साक्षात मसीहा को देख लिया हो। सैलून पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। बूढ़े मालिक ने तुरंत स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। सबसे पहले तीसरी मिस को शांत करो। उन्हें किसी भी कीमत पर उनकी दवाइयां दी जानी चाहिए। लेकिन मेंग शियाओ के पास जाने की हिम्मत अब किसी में नहीं बची थी। स्थिति पूरी तरह से एक अंधे मोड़ पर आ चुकी थी। मेंग शियाओ अपने सामने खड़े लोगों को एकटक घूर रही थी। अपने उलझे हुए दिमाग में वह अब पहचान ही नहीं पा रही थी कि वे कौन थे। अपने सारे गुस्से को बाहर निकालते हुए मेंग शियाओ पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी थी। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मुझे बहुत डर है कि वह खुद को ही लहूलुहान न कर बैठे। उसके आसपास लोग उसे रोकने का कोई न कोई रास्ता ढूंढने के लिए बेचैन थे। अगर इस बार तीसरी मिस को द्वारा पड़ा है तो ये सब लिंग चेन की वजह से है। हमें उस कबाड़ इंसान को तुरंत वापस लाना होगा। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस लिंग चेन के इरादे कभी नेक नहीं थे। कुछ ही दिनों में उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। कबीले के मुखिया मेंग ने अपनी लाठी से जमीन पर जोर से प्रहार किया। फिर से वही लिंग चेन, वो मनहूस लड़का सच में शियाओ के लिए पनौती है। जल्दी और आदमियों को भेजो, उसे वापस लाओ, भले ही उसे रस्सियों से बांधना पड़े। लेकिन बूढ़े सज्जन गुस्से से इतने लाल थे कि उनकी सांसें फूलने लगी और वे जोर जोर से खांसने लगे। बूढ़े सज्जन मेंग शियाओ के दादा हैं। वे जानते थे कि कुछ समय पहले मेंग शियाओ मुझे बाहर से वापस लेकर आई थी। शुरू में उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। जब तक शियाओ खुश थी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब से मुझे यहाँ लाया गया है उनकी नजरों में मैं कभी शांत नहीं रहा। न केवल मैंने विला में एक भारी तमाशा खड़ा किया, बल्कि अब तो मैंने सीधे शियाओ के दौरे की वजह ही बन गया। मेरे बारे में उनकी राय धीरे धीरे और खराब होती चली गई। उन्होंने कई बार मांग की थी कि मेंग शियाओ मुझे मेंग परिवार के दरवाजे से बाहर फेंक दे, लेकिन मेंग शियाओ उनकी बात मानने से इनकार करती रही और मुझे किसी सच्चे खजाने की तरह मान देती रही। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तभी चेन माँ खुशी से पागल होकर चिल्लाई, लिंग चेन, युवा मालिक खुद ही वापस आ गए हैं। विला में कदम रखते ही मैंने बाहर लोगों का पूरा हुजूम देखा और उस भीड़ के ठीक बीचों बीच तीसरी मिस के दादा भी मौजूद थे। मैंने असमंजस के साथ सबकी तरफ देखा। आखिर चल क्या रहा था यहाँ? गुन यानियान ने मुझे देख लिया था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से तिरस्कार का भाव था, जिसमें थोड़ी सी हैरानी भी मिली हुई थी। मैंने पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे विला के अंदर की तरफ देखा। वो कहाँ है? शियाओ वो कहाँ थी? मैं बस जल्द से जल्द तीसरी मिस को देखना चाहता था, ताकि उन्हें वो पोशाक दे सकूं जो मैं खास तौर पर उनके लिए खरीद कर लाया था। मैं ये देखने के लिए बेहद उत्सुक था कि वो महिला इसमें कैसी दिखेगी। मैंने ठीक समय पर वापस आने का अपना हिसाब लगाया था। आमतौर पर शियाओ लगभग इसी समय घर लौटती है। तुम एक आवारा लड़की के साथ भाग जाते हो। क्या तुम तीसरी बहन को दुख से मारना चाहते हो या क्या? खैर, अब खुश हो जाओ। तीसरी बहन को अभी अभी दौरा पड़ा है। अब तो तुम खुश हो ना? द्वारा? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरा दिल भारीपन से बैठ गया। ये सब इसी की वजह से है। हटो यहाँ से, मुझे अंदर जाने दो।
दो और तीसरी मिस को देखने दो। इसे पकड़ कर रखो। दादा मेंग ने अपनी लाठी से जमीन पर वार किया। उनका चेहरा बेहद कठोर और अडिग था। मिस्टर मेंग, मैं जानता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ये सच है कि मैंने अतीत में बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे एक बार कोशिश करने के लिए अंदर जाने दीजिए। ये मेरी गलती है। मैं भी तीसरी मिस के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत से मिन्नत की। बूढ़े सज्जन मेंग ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। मैं तुम्हें शियाओ शियाओ को फिर से नुकसान पहुंचाने का मौका कभी नहीं दूंगा। उनकी आंखों में पूरी तरह से निराशा की भावना भरी हुई थी। मुझे यह मालूम था मेंग शियाओ की सेहत की स्थिति अब सच में थोड़ा सा भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनकी नजरों में मुझे अंदर जाने देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इससे शियाओ शियाओ को सिर्फ नुकसान ही पहुंचता। मेरी गिड़गिड़ाती हुई सूरत के सामने बूढ़े सज्जन पूरी तरह से पत्थर बने रहे। उन्होंने एक बर्फीले लहजे में आदेश दिया, लिंक चेन को बंद कर दो। जब तक शियाओ शियाओ ठीक नहीं हो जाती, इसे बाहर निकालने पर पाबंदी है। 10 से भी ज्यादा अंगरक्षकों ने मुझे पल भर में घेर लिया। मैंने अपने आसपास के आदमियों पर एक सरसरी नजर डाली। मैं अच्छी तरह जानता था कि अपनी क्षमताओं के साथ मैं बिना किसी समस्या के उन सभी पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन यह लड़ने का समय नहीं था। जो मेरे सामने खड़े थे वे मेंग शियाओ के दादा थे, और फिर मैं खुद भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि अगर मैं अभी जबरदस्ती रास्ता बनाता हूँ तो क्या मैं सच में तीसरी मिस की स्थिति को स्थिर कर पाऊंगा। मुझे डर था कि कहीं इसका उल्टा असर न हो जाए। इस तरह मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जो पूरी तरह से बंद था। मेरे चारों तरफ घना अंधेरा था। रोशनी की एक छोटी सी किरण भी अंदर नहीं छन सकती थी। यहाँ तक कि अपनी उंगलियों के पोर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर दादा मेंग ने मुझे यहाँ बंद किया था तो ये सबसे पहले मुझे अच्छी तरह से सोचने पर मजबूर करने के लिए था, और उसके बाद मुझे सजा देने के लिए था। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि मैं इस अंधेरे कमरे को अपनी उंगलियों के पोरों की तरह पहले से ही जानता था। इस अंधेरे में डूबे कमरे को देखकर मुझे अजीब तरह से एक जाने पहचाने इलाके में वापस आने का एहसास हुआ। मेरे पिछले जीवन में मेंग शियाओ ने मुझे पहले भी यहाँ बंद किया था। शुरू में मुझे समझ नहीं आया था। मुझे हमेशा लगता था कि वो एक नाफरमान पालतू जानवर को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाद में मुझे आखिरकार समझ आ गया। वो बस अपने द्वारों के दौरान अपना नियंत्रण खोने और मुझे चोट पहुंचाने से डरती थी। उसी समय मैंने बाहर नौकरों को फुसफुसाते हुए सुना, आखिरकार कोई तो है जिसने युवा मालिक लिंग चेन को उसकी सही औकात दिखाने की हिम्मत की है। ये अच्छा हुआ कि वह इस डर का स्वाद चखे। तीसरी मिस को गुस्से की इस हालत में डालना और फिर भी उसमें वापस आने की डिठाई है। एक कोने में सहारा लेकर खड़े होकर मैंने बाहर से आ रही उनकी आवाजों को सुनते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। अपनी बीती जिंदगी में मैंने तीसरी मिस के दादा का सामना किया था, जिसने बूढ़े मालिक मेंग को इतना गुस्सा दिला दिया था कि वे अस्पताल पहुंच गए थे। इस जिंदगी में मैं इस त्रासदी को कभी दोबारा नहीं होने दूंगा, इसलिए मेरे पास यहाँ चुपचाप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आखिरकार रात ढल गई और बाहर के लोगों ने अपनी सतर्कता कम कर दी। अंधेरे में मैं धीरे से खड़ा हुआ। फिर एक जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दी। मैंने सीधे पैर की एक किक से दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ दिया। मुख्य नौकर जांग, जो इस छोटे से अंधेरे कमरे के सामने पहरा देते हुए झपकी ले रहे थे, इस धमाके से इतने चौंक गए कि जमीन पर गिर पड़े। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वे सीधे मुझसे आ टकराए, जो अपनी कैद से बाहर निकल रहा था। मुख्य नौकर जांग ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे, और तभी वे चिल्लाने लगे, बचाओ, जल्दी आओ, युवा मालिक ली चेन फिर से भाग रहे हैं, युवा मालिक ली चेन भाग निकले हैं। मैं बेहद हैरान कर देने वाली सहजता के साथ बिना किसी प्रयास के शांति से नीचे उतर आया। मुख्य नौकर जांग ने मुझे पकड़ने के लिए तुरंत अंगरक्षकों को इकट्ठा कर लिया। एक पल में ही 10 कद्दावर पुरुषों ने मुझे घेर लिया। युवा मालिक लिंग चेन, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप चुपचाप वापस चले जाएं और अपनी गलतियों पर विचार करें। तीसरी मिस अब आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं है। इस समय कोई भी आपको नहीं बचा सकता। मैं उस घेरे के केंद्र में एक लापरवाह और शांत मुद्रा में खड़ा था। क्या आपको सच में लगता है कि आप मेरा मुकाबला कर सकते हैं? मैंने अभी अपना वाक्य पूरा ही किया था कि मैं सीधे विला की तरफ बढ़ गया। कुछ गार्ड्स ने मुझे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन मैंने उन्हें एक रिटर्न किक के एक ही वार से दूर फेंक दिया। मुख्य नौकर जांग पूरी तरह से सदमे में अपनी जगह पर जम गए। ये देखकर बाकी के 10 संरक्षक मुझ पर झपट पड़े। मैंने उनमें से एक के कंधे का सहारा लिया और खुद को हवा में उछाल दिया। तेज और सटीक हरकतों के साथ मैंने पलक झपकते ही उन सभी को जमीन पर चटा दिया। जब तक वे होश संभाल पाते, मैं बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। विला के अंदर मैंने अंगरक्षकों का एक नया समूह अंदर की तरफ तेजी से आते देखा। मेंग शियाओ द्वारा घायल किए गए लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा था। ये महिला पूरी तरह से एक जानलेवा उन्माद में थी। उसने अपने ही चाकू की धार को अपनी तरफ मोड़ लिया था। वह पागलों की तरह खुद को ही लहूलुहान करने लगी थी। गुनयान घबराहट से घिरी हुई एक तरफ खड़ी थी। उसकी पास जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तीसरी बहन, उस चाकू को छोड़ दो, बूढ़े मालिक मेंग ने अपनी लाठी पर टिकते हुए कांपती आवाज में चिल्लाया। शियाओ 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 शियाओ, समझदार बनो, मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, खुद को चोट मत पहुँचाओ। बिना कुछ सोचे मैं अंदर की तरफ भागा। मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे कोशिश करने दीजिए। मेंग शियाओ को फिर से नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचना भी मत। बूढ़े मालिक मेंग ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया। उनका लहजा पूरी तरह से सख्त था। मैं तीसरी मिस को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बूढ़े मालिक मेंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। एक बार फिर मेरे चेहरे पर एक अत्यंत गंभीर तात्कालिकता का भाव था। मेरा दिल पूरी तरह से जोर जोर से धड़क रहा था और गला
पूरी तरह से रुंधा हुआ था। बूढ़े मालिक मेंग ने मेरी तरफ देखा। तुम खुद देख रहे हो कि इस समय मियांग श्याओ श्याओ किस हालत में है। यहाँ तक कि उसके अंगरक्षक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम सीधे अपनी मौत को दावत दोगे। मैंने फौलादी इरादे के साथ जवाब दिया, मुझे मौत का डर नहीं है, बस मुझे अंदर जाने दीजिए और कोशिश करने दीजिए, और अगर तुम असफल रहे तो मैं उसके साथ ही मर जाऊंगा। बूढ़े मियांग ने आखिरकार हार मान ली। वे मुझे एक पल के लिए अंदर जाने देने पर सहमत हो गए। उस विशाल कमरे में मियांग श्याओ श्याओ का चेहरा किसी लाश की तरह पीला पड़ा हुआ था। उसकी नजरें भयानक थीं। वह अपनी पूरी ताकत से चाकू को भींचे हुए थी और जो कोई भी अंदर आने की हिम्मत करता उसे घूर कर देखती थी। उस नजर ने मेरा खून जमा दिया था। उस धारदार ब्लेड ने पहले ही उसकी हथेली को काट दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उस पल वो पूरी तरह से आपे से बाहर किसी पागल की तरह दिख रही थी। मैं दरवाजे से कदम बदर कदम आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। गुन्यान्यान बाहर खड़ी थी और निराशा में अपना सिर हिला रही थी। आशियान को भी जरूर डर लगा होगा। क्या ये सामान्य है? इस हालत में तीसरी युवा मिस का सामना करने पर कोई भी डर के मारे मर जाता। ठीक उसी समय जब गुन्यान्यान अंगरक्षकों को मुझे वहाँ से बाहर निकालने का आदेश देने वाली थी ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं, मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और मैं मियांग श्याओ श्याओ की तरफ बेतहाशा दौड़ा। रुकिए, ये अंत है, हम सब बर्बाद हो गए। तीसरी युवा मिस पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वह आशियान को मार डालेगी, ये तय है। मैंने मियांग श्याओ श्याओ को जमीन पर गिराने के लिए खुद को उस पर झोंक दिया और मैंने पूरी ताकत से उस पूरी तरह से सुध बुध खो चुकी महिला को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे ये चाकू दे दो, मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ। मैंने उसे गहराई से निहारा और अपने शरीर की गर्मी से उसे शांत करने की कोशिश की। बाहर सभी अंगरक्षक हक्के बक्के रह गए थे। युवा मास्टर लिनशियान, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हम सब यहाँ हैं। हमने अपनी जान जोखिम में डाली है और हम में से कोई भी तीसरी युवा मिस के हाथों से वह चाकू छीनने में कामयाब नहीं हुआ। क्या आपको सच में लगता है कि एक साधारण सी छोटी सी बात से वह आपकी हर बात आंख मूंद कर मान लेगी? हर कोई दबी जुबान में हंसने लगा और मेरी तरफ पूरी तरह से हिकारत से देखने लगा। फिर भी मियांग श्याओ श्याओ, जो उस पल किसी को नहीं पहचान रही थी, उसने मेरी बात को ध्यान से सुना। उसने वो हथियार मेरी तरफ बढ़ा दिया जो उसने पकड़ा हुआ था। बाहर खड़े लोगों के सिर के ऊपर सचमुच बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए थे। मैं उसकी आंखों की गहराइयों में उस पागलपन, बीमारी और जिद की भावना को महसूस कर सकता था, लेकिन अपने दिल की गहराई में मैं जानता था कि भले ही वह अपना मानसिक संतुलन खो दे, वो कभी भी मेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगी। बूढ़े मास्टर मियांग इस नजारे को देख रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। क्या आशियान सच में श्याओ श्याओ की बीमारी को ठीक कर सकता है? इन पिछले कुछ सालों में मैंने बड़े से बड़े विशेषज्ञों से सलाह ली है, लेकिन कभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। जैसे ही मियांग श्याओ श्याओ को द्वारा पड़ता है, उसके परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित होते हैं। उसे केवल शांत करने वाली दवाओं से ही शांत किया जा सकता है। और यहाँ आशियान ने बस उसे अपनी बाहों में लिया और वह सभी उम्मीदों के विपरीत शांत हो गई। वहाँ मौजूद डॉक्टरों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे इस घटनाक्रम से पूरी तरह हैरान थे। वे सभी उलझन में दिख रहे थे। केवल गुन्यान्यान ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, जैसे कि वह शुरू से ही सब कुछ जानती थी। 10 मिनट से अधिक समय के बाद मियांग श्याओ श्याओ धीरे धीरे होश में आई। जैसे ही उसने मुझे अपने सामने देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आशियान, क्या तुम फिर से भागने वाले हो? क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? क्या तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ दोगे? मैं चाहे जो भी करूं, तुम आखिरकार मुझे छोड़ ही दोगे, है ना? पहले तुम मुझसे सिर्फ झूठ बोलते थे। वह सब सिर्फ मुझसे दूर भागने के लिए था, है ना? मैंने थोड़ा लाचार होकर मन ही मन आह भरी। धत्त तेरे की, उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ है या क्या? किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ? मैंने उसे अपने करीब लाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। इतनी खूबसूरत तीसरी युवा मिस और ऐसी परफेक्ट काया के साथ मैं तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया। झूठे, आज तुम उस बदतमीज लड़की के साथ एयरपोर्ट गए थे और इसके अलावा तुम उसे देखकर मुस्कुराए भी थे। तुम यहाँ तक कि उसी कार में बैठे जिसमें वह थी। मैंने उसके माथे पर एक कोमल चुंबन अंकित किया। उसने मेरी तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वो पागल औरत ही थी जो मुझे परेशान करने आई थी। मैं उसे देखकर बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। इसके विपरीत मैंने आज उसे अच्छा सबक सिखाया है।